अब स्टार्ट करते हैं सिकल सेल एनीमिया के साथ। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया होता क्या है? तो ये एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। ओके, फर्स्ट पॉइंट। इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होंगे? तो इसमें जो आरबीसी होगी वो सिकल सेल की होती है। ओके, फिर जो हीमोग्लोबिन होता है वो एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, जिसको हम हीमोग्लोबिन एस या फिर हीमोग्लोबिन एस एस डिसीज या फिर सिकल सेल डिसीज बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पहले लिख लेते हैं। तो सिकल सेल होता है, सिकल सेल एनीमिया, इसमें क्या होता है? ये इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। सिकल सेल एनीमिया एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर होता है। सेकंड पॉइंट, के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होते हैं? तो कैरेक्टराइज्ड बाय इसमें कैरेक्टराइज्ड बाय क्या होगा? जो शेप ऑफ आरबीसी है, शेप ऑफ आरबीसी वो कैसा हो जाएगा? सिकल सेल, इसीलिए हम इसको सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, तो कैरेक्टराइज बाय क्या? सिकल सेल आरबीसी हो जाएगा हमारा, मतलब शेप जो है आरबीसी का वो सिकल शेप हो जाएगा। इसके बाद इसमें अगला पॉइंट आ जाएगा, जो इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो आरबीसी कैरी करता है वो हो जाता है एबनॉर्मल। ठीक है, एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं HbS या फिर HbSS डिसीज। और क्या आ जाएगा? इसको हम सिकल सेल डिसीज भी बोलते हैं। ठीक है, हीमोग्लोबिन एबनॉर्मल होता है, इसको हम HbS बोलते हैं, और सिकल सेल एनीमिया को हम HbSS डिसीज या फिर सिकल सेल डिसीज भी बोलते हैं। इसके बाद जो हमारा एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन है या फिर HbS जो है हमारे पास है, इसमें क्या होता है? दो चेन होती है, एक होती है अल्फा चेन और दूसरी होती है बीटा चेन। तो इसमें जो अल्फा चेन होती है वो तो होती है नॉर्मल, बट जो बीटा चेन होती है वो हो जाती है एबनॉर्मल। ठीक है, अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ये पॉलीमराइज हो जाता है इनटू लॉन्ग चेन। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइज हो जाता है इनटू लॉन्ग चेन और प्रिसिपिटेट कर जाता है, प्रिसिपिटेट इनसाइड द सेल। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है वो पॉलीमराइज कर जाता है लॉन्ग चेन में और जो हमारी सेल होती है उसके इनसाइड प्रिसिपिटेट कर जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है? जो अभी ये घुस गया सेल के अंदर, ठीक है, तो जो हमारी आरबीसी थी वो अटेन कर लेती है, मतलब शेप को कवर कर लेती है, शेप की हो जाती है। तो आरबीसी अटेन सिकल सेल। सिकल शेप। ठीक है, आरबीसी अटेन सिकल शेप और become more fragile and leading to hemolysis। ठीक है, आरबीसी सिकल शेप को अटेन कर लेती है, मोर फ्रेजाइल हो जाती है और लीडिंग करती है हेमोलाइसिस को। ठीक है, इसके बाद अब जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो अकर कैसे होता है? ठीक है, तो सिकल सेल अकर्स, अब एक पर्सन है तो उसमें जो एबनॉर्मल जीन होंगे वो दो पेरेंट से आएंगे। ठीक है, तो अकर्स बाय
अ पर्सन इनहेरिट्स, सॉरी स्पेलिंग गलत लिखी है मैंने, इनहेरिट्स टू एबनॉर्मल जीन्स, जिसमें क्या होगा, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, एक पेरेंट से एक जीन आएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें बच्चों में, तो बच्चों में क्या होगा, जो हिमोलाइज्ड सिकल सेल था हमारे पास वो एग्रीगेट करेगा, ठीक है, और ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई का स्टॉपेज हो जाएगा, जिसको हम इनफेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन, ठीक है। इसका मतलब होता है स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई, स्टॉपेज ऑफ ब्लड सप्लाई। तो जो मेनली जो इन्फेक्शन होता है ये होता कहाँ पर है, तो जो हमारी छोटी बोन होती है, ठीक है, स्मॉल बोन्स होती है, जैसे हमारे हाथ की बोन्स हो गई, हमारे पैर की बोन हो गई, तो बेसिकली हमको इन्फेक्शन वहाँ पर देखने को मिलता है, छोटी बोन्स में देखने को मिलता है। तो इससे एक और डिसीज होती है, जिसको हम बोलते हैं हैंड फुट डिसीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सिकल सेल जो टॉपिक था कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं थैलेसीमिया की तरफ। अब स्टार्ट करते हैं थैलेसीमिया। तो थैलेसीमिया भी सिकल सेल एनीमिया की तरह ही एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है, इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर, ठीक है, एक इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट सेम आएगा, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, तो ये भी कंटेन करता है एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन, कंटेन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। इसके बाद इसको हम एक और डिसीज के नाम से जानते हैं, तो कुलेज एनीमिया, ठीक है। इसके बाद थैलेसीमिया जो है दो टाइप का होता है, टू टाइप्स। कौन सा, एक आएगा हमारा अल्फा थैलेसीमिया, और सेकेंड आ जाएगा हमारा बीटा थैलेसीमिया, ठीक है। तो इसमें जो हमारा बीटा थैलेसीमिया होता है वो मोस्ट कॉमन थैलेसीमिया होता है, हमको जनरली बीटा थैलेसीमिया ही मिलता है, देखिए, देखने के लिए। इसके बाद हमारे पास जो ग्लोबिन होता है या हीमोग्लोबिन होता है, इसमें हमारे दो चेन होती है, अल्फा एंड बीटा चेन्स, अभी बताया था मैंने, सिकल सेल एनीमिया में पढ़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दोनों का जो नंबर ऑफ चेन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ चेन्स वो कैसा होता है, इक्वल होता है दोनों में, जितनी अल्फा चेन्स है उतनी ही बीटा चेन्स भी होगी। लेकिन जो थैलेसीमिया कंडीशन बनती है, इसमें क्या होता है कि हमारी जो अल्फा चेन है उनका नंबर क्या होता है, बढ़ जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ चेन, अल्फा चेन का नंबर बढ़ जाता है। तो अब अल्फा चेन बढ़ रही है तो बीटा चेन का इनका क्या था, इक्वल था, दोनों अल्फा चेन बीटा चेन बराबर थी। तो अब अल्फा चेन बढ़ रही है तो बीटा चेन कम हो जाएगी, तो बीटा चेन क्या हो जाएगी, डिक्रीज इन नंबर हो जाएगी। तो यही था हमारा थैलेसीमिया। इसके बाद हम आते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया पर, जो हमारा था थर्ड हेडिंग। अब बात करते हैं साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। साइन एंड सिम्टम्स ऑफ एनीमिया। तो फर्स्ट आएगा इसमें हमारा
मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट। सेकंड आ जाएगा स्प्लीन। तो स्प्लीन का जो साइज है, साइज लार्ज हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आ जाएगा लीवर, लीवर का साइज भी बढ़ जाएगा, साइज में इनलार्जमेंट दिखेगा हमको, ठीक है। लीवर का साइज इनलार्जमेंट और डिसफंक्शन। आता है फोर्थ पॉइंट हमारा किडनी, ठीक है। तो किडनी भी इसमें डिसफंक्शन हो जाएगी, किडनी काम नहीं करेगी। अगला आता है रिप्रोडक्शन। तो जो हमारी फीमेल्स होती है उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाएगी इस कंडीशन में, ठीक है, एनीमिक कंडीशन में। लास्ट पॉइंट आता है हमारा रेस्पिरेशन। तो इसमें जो पेशेंट होगा वो हाइपर वेंटिलेशन पे चले जाएगा, मतलब उसकी जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है वो और जो फोर्स लग रहा है उसको ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो हाइपर वेंटिलेशन पे चले जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है एनीमिया वो कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।